क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद एक विदेशी एजेंट हैं? ये सवाल इन दिनों अमेरिका की राजनीति में भूचाल मचा रहा है। दरअसल 24 अक्टूबर को 2 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को एक लेटर लिखा है। इसमें अटॉर्नी जनरल से अनुरोध किया कि वो ट्रंप के दामाद जेरेड कश्नर की जांच कराएं और पता लगाएं कि क्या वो सऊदी अरब के लिए एक रजिस्टर्ड एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सांसदों ने इस पत्र में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें खुलासा हुआ था कि जेरेड कश्नर अपना सरकारी पद छोड़ने के बाद भी सऊदी अरब और अमेरिकी के डिप्लोमेटिक संबंधों पर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि उनके एक निजी इक्विटी फंड में सऊदी अरब ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे। कश्नर 2017 से 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं। अक्टूबर 2009 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से शादी की थी। ये आरोप ऐसे समय में लग रहे हैं जब अमेरिकी चुनाव में 2 हफ्तों से भी कम का समय रह गया है। 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अगर कश्नर पर लगे आरोप सच होते हैं तो ये ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे जेरेड कश्नर की पूरी कहानी क्या है, उन पर अमेरिकी सांसदों ने क्या आरोप लगाए हैं और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा होगी जेरेड कश्नर की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार तक राष्ट्रपति बन सकता है। ट्रंप एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। वो एक टर्म के लिए और कार्यकाल संभाल सकते हैं, इसलिए इस चुनाव में दोबारा खड़े हुए हैं। इस बार उनका सामना अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से है, जो रिपब्लिकन पार्टी से आती हैं। अब चुनाव से पहले ही उनके दामाद की वजह से ये विवाद खड़ा हो गया है। आइए अब इसके बारे में समझ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 5 बच्चे हैं। 46 साल के डोनाल्ड ट्रंप जूनियर सबसे बड़े हैं, फिर 42 साल की इवांका ट्रंप, उसके बाद 40 साल के एरिक ट्रंप, 31 साल की टिफेनी ट्रंप और फिर आते हैं 18 साल के बारोन ट्रंप। इन 5 बच्चों में से इवांका ट्रंप दूसरे नंबर की हैं। उन्हीं के पति हैं जेरेड कश्नर, जिनके इर्द गिर्द पूरा विवाद हुआ है। क्या है विवाद? अमेरिका में आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए सांसदों की एक कमेटी बनाई जाती है, जिसे सीनेट फाइनेंस कमेटी कहते हैं। इसी कमेटी के अध्यक्ष हैं रॉन विडेन, जो डेमोक्रेट्स पार्टी से आते हैं। उन्होंने एक और डेमोक्रेट सांसद जिमी रस्किन के साथ मिलकर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड को एक पत्र लिखा। सांसदों ने क्या लिखा इस पत्र में? लिखा, हमें शक है कि जेरेड कश्नर सऊदी अरब से पैसे लेकर उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरह वो अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। सऊदी अरब की सरकार ने कश्नर के निजी इक्विटी फंड एफिनिटी पार्टनर्स में लगभग 16,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। कश्नर ने यह फंड ट्रंप सरकार के जाने के बाद शुरू किया था। इससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस फंड में निवेश मिलने से सीधे इवांका और जेरेड कश्नर को फायदा पहुंचा है। पत्र में 4 अक्टूबर की रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है, जिसमें जिक्र है कि कश्नर ट्रंप सरकार से फ्री होने के बाद भी सऊदी अरब के साथ कांटेक्ट में रहे और इजराइल सऊदी अरब के संबंध सामान्य बनाने पर चर्चा की। अमेरिका में किसी देश का एजेंट होना गैर कानूनी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आधिकारिक रूप से किसी देश के हित साधने के लिए एजेंट का काम करता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। उसे सबसे पहले जस्टिस डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना होगा, तभी वो एजेंट के रूप में काम कर सकता है। जेरेड कश्नर ने ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। हालांकि उन पर लगे आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन इन आरोपों के सही होने के पीछे सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है कश्नर का अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होना। अब ये अब्राहम एकॉर्ड क्या है? सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच एक समझौता करवाया था। इस समझौते के तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का एक हिस्सा था। वो चाहते थे कि मिडिल के देश इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दें। कहा जाता है कि अब्राहम एकॉर्ड को धरातल में लाने के पीछे जेरेड कश्नर का अहम योगदान था। उन्होंने इसकी रूपरेखा बनाने में भी भूमिका निभाई थी। अमेरिका का प्लान इस समझौते में सऊदी अरब को भी शामिल करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सऊदी अरब का कहना है कि पहले फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी जाए, तभी हम इजराइल को मान्यता देंगे। फिलिस्तीन को यूएन के अधिकतर देश मान्यता देते हैं, लेकिन एक देश के रूप में स्थापित होने के लिए उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी से मुहर की जरूरत है। जब भी यह प्रस्ताव यूएनएससी में आता है तो अमेरिका उसे वीटो कर देता है, इसलिए यह मामला अभी तक अटका हुआ है। बहरहाल हम जेरेड कश्नर की कहानी जान लेते हैं। पैदाइश 10 जनवरी 1981 में हुई। उनकी परवरिश एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में हुई। पिता चार्ल्स कश्नर रियल एस्टेट के धंधे में थे। साल 2005 में उन पर टैक्स की हेराफेरी समेत 18 आरोप लगे। 2 साल की जेल हुई, लेकिन फिर भी कई केस पेंडिंग रहे। 2020 में उनके सारे केस क्लियर करवा दिए गए। आरोप लगा कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है।
2005 के बाद से जेरेड कश्नर ने अपने पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस संभाला। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर बन गए तो ट्रंप पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगा। हालिया आरोप पर क्या बोले जेरेड कश्नर? उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी इक्विटी फंड एफिनिटी पार्टनर्स के वकील ने कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, ये राजनीति करने के लिए लगाए गए हैं। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा, जेरेड कश्नर इतने ताकतवर कैसे बने? देखिए, जेरेड कुशनर कम्स फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी फैमिली। उनके जो फादर हैं, उनकी एक कंपनी थी कुशनर पार्टनर्स, और वो कंपनी वाज वेरी सक्सेसफुल। एंड जेरेड कुशनर एक बहुत ही नोन फिगर थे न्यूयॉर्क सिटी में जब वो इवांका ट्रंप से मिले। जैसे कि मैंने कहा, बहुत रिच वेल टू डू फैमिली से वो आते हैं, और वहीं पे न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप भी उनके फादर को जानते थे। तो ये कहना लोगों का यह ऐसा मत है कि अगर कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही जेरेड कुशनर इतने ताकतवर बने या इतने इन्फ्लुएंशियल बने, आई थिंक ये गलत होगा। वो हमेशा से, उनके फादर भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, इन्फ्लुएंशियल थे न्यूयॉर्क सीन में, और मुझे लगता है कि वही चीजें थी जो शायद अट्रैक्ट किया ट्रंप फैमिली को, इवांका ट्रंप को, कि ही वाज समबडी दैट वाज वेरी पावरफुल एंड वेल्दी, जो ऑब्वियसली देखा जाता है बड़ी फैमिलीज में। लेकिन हाँ, जब वो ट्रंप जीते 2016 में, और फिर 2017 से 21 तक जिस तरह से एक सीनियर एडवाइजर का रोल अदा किया जेरेड कुशनर ने, हमने देखा किस तरह से अब्राहम्स अकॉर्ड सऊदी अरेबिया की, जो उन्होंने एक पीस डील कराई सऊदी अरेबिया की और यूएई की, और जिस तरह से वो एक रोल प्ले कर रहे थे मिडिल ईस्ट में, तो आई थिंक वहां से शायद लगता है कि ये जो नया एक टैग उनके साथ अटैच किया गया है कि वो पावरफुल हैं। जेरेड कश्नर पर ये आरोप ऐसे समय में लगे हैं जब अमेरिकी चुनाव में 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा है। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जेरेड कुशनर और इवांका ट्रंप दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंपेन से बाहर है। हमने देखा है कि उन्होंने बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैंपेनिंग नहीं की है, उन्होंने अपने आप को सेपरेट रखा है। क्या ये वजह थी? ये भी एक सवाल हो सकता है कि क्या यही वजह थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के साथ नहीं दिखना चाहते थे, क्योंकि वो अपने खुद का बिजनेस चला रहे हैं जिसमें शायद इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जिनका रोल अभी तक पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। तो लोगों के जहन में ये सवाल नहीं है कि जेरेड कुशनर के ऊपर किस तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनकी बिजनेस डीलिंग्स को लेके, और मुझे नहीं लगता कि इसका इलेक्शन कैंपेन पे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर ये बात 6 महीने 8 महीने पहले होती और किसी तरह से डेमोक्रेट्स इसको जोड़ पाते प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के साथ, तो ये एक मुद्दा हो सकता था। पर मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि इस बार इस तरह का कोई मुद्दा जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को चेंज कर पाएगा। अभी चुनाव की क्या स्थिति है? कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन पोल्स में आगे चल रहा है? अमेरिका में चुनाव अब से कुछ 10 दिन बाद है, और ये जो इलेक्शन की रेस है ये बहुत ज्यादा क्लोज है। हमने देखा किस तरह से कमला हैरिस अपने आप एक एक अपनी लेगेसी छोड़ना चाहती है। उन्होंने अब अनाउंस किया है कि अगले ट्यूसडे को वॉशिंगटन डीसी के एलिप्स में, जहां से मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था, आई हैव अ ड्रीम, वहां से वो एक स्पीच देने वाली है, वो एड्रेस करने वाली है लोगों को वॉशिंगटन डीसी में। यूजुअली इतने बड़े इलेक्शन में, इतने बड़े चुनाव में ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई वॉशिंगटन डीसी में आके इतना बड़ा स्पीच देता है, और स्पीच को नाम दिया गया है क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो ये देखना होगा कि ये क्या स्ट्रेटेजी है। ये चुनाव से करीब 1 हफ्ते पहले होने वाला है, ऐसा आज एक नई डेवलपमेंट हुई है यूएस के चुनाव में। दूसरी चीज हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स, ऑब्वियसली पेंसिल्वेनिया जा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है ऐसे ब्लू स्टेट्स में, ऐसे स्टेट्स जहां पे डेमोक्रेट्स जीतते हैं, वहां पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया। मिनेसोटा का नाम कल सामने आया, विस्कॉन्सिन का नाम सामने आया। ये यूजुअली ब्लू स्टेट्स है, और इलेक्शन इस समय, ऐसे समय जब इतना क्लोज है, इसे बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है। यूजुअली ये स्टेट्स एक डेमोक्रेट को चुनते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद और उनकी टीम को शायद कोई ओपनिंग दिख रही है इन स्टेट्स में, इसलिए उन्होंने कुछ $4.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है एडवर्टाइजमेंट्स को लेके इन स्टेट्स में। तीसरी और सबसे अहम डेवलपमेंट वो ये है कि लोगों के मन में एक डर बैठा है, एक नर्वस एनर्जी है कि चुनाव के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद अमेरिका क्या होगा। और इसलिए हम एक पार्टिसिपेशन देख रहे हैं कि लोग इलेक्शन में ना केवल वोटिंग के तौर पे, लोग कैंपेनिंग के अलावा भी
जैसे काउंटिंग, जो बैलेट काउंटिंग है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो समझ पाए, वो इलेक्शन वॉलंटियर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ज्यादा क्लोज है और बहुत ज्यादा कम मार्जिन से निर्धारित किया जाएगा। कल और परसों कैंपेन में वीकेंड मोड में जाने वाला है, इन द सेंस कि बड़ी बड़ी रैलीज होगी, मेड फॉर टेलीविजन रैलीज होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप संडे को जा रहे हैं न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। जी हाँ, ये वही मेडिसन स्क्वायर गार्डन है जिसमें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एनआरआईज को संबोधित किया था। और उनके नेक्स्ट स्टेट, उनके बगल में होगी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो फिर से एक और बार पेंसिल्वेनिया जा रही है। साथ ही साथ टिम वॉल्स जो है वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स एरिजोना, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का टूर कर रहे हैं। और जेडी वैंस भी पूरी एनर्जी इस वीकेंड, पूरी की पूरी ट्रम्प टीम जो है वो जा रही है पेंसिल्वेनिया में। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी है। पहली सुर्खी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स के भारत दौरे से जुड़ी है। शॉल्स 24 अक्टूबर को भारत पहुंचे। उनके दौरे का सबसे बड़ा फोकस सबमरीन डील है। भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह प्रोजेक्ट लगभग 43,000 करोड़ रुपए का है। इस सौदे के लिए 2 कंपनियां कतार में हैं। पहली है जर्मनी की थाइनक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS, जबकि दूसरी कंपनी है स्पेन की नेवेनेशिया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने दोनों का फील्ड ट्रायल पूरा कर लिया है। अभी टेक्निकल फैक्टर्स की पड़ताल की जा रही है। इस बीच शॉल्स के दौरे से ठीक पहले जर्मनी ने भारत को स्पेशल स्टेटस देने का ऐलान किया। इसके तहत साजो सामान खरीदने में भारत को वरीयता दी जाएगी। अप्रूवल भी जल्दी मिल सकेगा। ओलाफ शॉल्स का भारत दौरा 26 अक्टूबर तक चलेगा। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। शॉल्स के साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी आया है। वो भारत में निवेश बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हमने भारत जर्मनी संबंधों को विस्तार से समझने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर शायरी मल्होत्रा से बात की। हमने पूछा, जर्मनी भारत के लिए कितना अहम पार्टनर है? जर्मनी मिलिट्री प्रोडक्ट्स के अलावा और क्या क्या ऑफर कर सकता है? वेल आई थिंक व्यापार के मामले में जर्मनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत का 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जर्मनी है। इस वक्त जो है जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो चुकी है यूक्रेन की जंग की वजह से। इस वक्त EU चाइना की भी ट्रेड टेंशंस चल रहे हैं। EU ने हैवी टैरिफ्स लगाए हैं चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और चाइना ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए हैं यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर। और ये जो EU चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है वो सबसे भारी जर्मनी पर पड़ेगी, क्योंकि जर्मनी यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस है। जर्मनी एक यूरोप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी है। लेकिन जहां यूरोप और जर्मनी की सोच चाइना को लेकर बदल रही है, साथ ही साथ जर्मनी भारत में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है और भारत को एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब की तरह देख रहा है। लेकिन अगर फिर भी हम बायलैटरल ट्रेड फिगर्स को देखें, डॉलर्स है, बल्कि जर्मनी और चीन का ट्रेड $300 बिलियन है। इसलिए बहुत ज्यादा स्कोप है इधर ट्रेड बढ़ाने के लिए। चांसलर शोल्स इधर आज एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, जहां 600 से ऊपर जर्मन और दूसरे बिजनेस लीडर्स मौजूद थे। तो ट्रेड जो है इस यात्रा के दौरान और इस रिश्ते के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। शॉल्स का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और कनाडा का तनाव चरम पर है। भारत और अमेरिका के बीच पन्नू केस को लेकर तनातनी है, जबकि पीएम मोदी हाल ही में रूस का दौरा करके आए हैं। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार उसी रूस का जो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यहाँ पर एक विरोधाभास नजर आता है। जर्मनी कनाडा और अमेरिका के साथ नेटो में है। उनका संबंध भारत से कहीं ज्यादा पुराना और ज्यादा मजबूत है। वहीं यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी से आता है। इन सब के बावजूद जर्मनी भारत में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? भारत के साथ जर्मनी के क्या क्या हित जुड़े हुए हैं? पहली बात तो रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उस पर अलग पोजीशंस के बावजूद भारत और यूरोपियन देशों के पॉलिटिकल इंटरैक्शंस, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स बढ़ चुके हैं। भारत ने जर्मनी और दूसरे यूरोपियन देशों को अपनी पोजीशन लगातार समझाई है और उन्होंने भी ये पोजीशन समझने की कोशिश की है। और इस जंग के दौरान जर्मनी में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, जिसे जर्मन ज़ाइटनवेंडे या टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। जर्मनी अब सुरक्षा के मामलों को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और अपने व्यापारी ताल्लुकात में भी भारत की ओर बढ़ रहा है। तो ये चांसलर शोल्स की इनफैक्ट तीसरी यात्रा है इंडिया में। पिछले साल वो फरवरी में बायलैटरल विजिट के लिए आए थे और फिर G20 समिट के लिए भी आए थे सितंबर में। इस साल इंडिया और जर्मनी की जो 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस है उसको चांसलर शोल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो
भारत आने से पहले भी जर्मनी की हुकूमत ने अपनी पहली इंडिया स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी, जिसका नाम है फोकस ऑन इंडिया, और जिसमें जर्मनी भारत को एक नए और स्ट्रेटेजिक तरीके से देख रहा है। और मैं कहूंगी इस विजिट के दौरान तीन सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज है कोऑपरेशन के लिए। वो है ट्रेड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और डिफेंस और माइग्रेशन। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी यूक्रेन से है। यूक्रेन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस यूक्रेन बॉर्डर पर देखे गए हैं। दावा किया गया है कि उन्हें कुर्स्क की लड़ाई में देखा गया है। कुर्स्क रूस के पश्चिम में बसा प्रांत है। यूक्रेन की सेना अगस्त 2024 से वहां ऑपरेशन चला रही है। रूस उनको अभी तक नहीं निकाल पाया है। रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी का पहला खुलासा साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी NIS ने किया था। इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी इसकी पुष्टि की थी, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक रूस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। 23 अक्टूबर तक रूस ने इन आरोपों का खंडन किया, कहा यह सब अफवाह है। मगर 24 अक्टूबर को सुर बदल गए। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यह सवाल पूछा गया, तब उन्होंने ना तो इसका खंडन किया और ना ही स्वीकार किया। पुतिन बोले, नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा समझौता है, लेकिन हम क्या करते हैं और क्या करेंगे ये सोचने का जिम्मा हमारा है। Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело. रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी को कैसे देखा जाना चाहिए? रूस यूक्रेन जंग पर इसका क्या असर पड़ सकता है? ये सवाल हमने पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। सुनिए। देखिए, ये एक सिंबॉलिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है उस पूरी डायनेमिक्स में। सिंबॉलिक इसलिए भी है कि 3,000 ट्रूप्स कुछ नहीं कर पाएंगी, और लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक चेंज इसलिए है क्योंकि अब तक रूस जो है वो प्रोटेस्ट करता आया है किसी तरह से नेटो का इन्वॉल्वमेंट या थर्ड कंट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और रूस सीधा उसका उल्टा कर रहा है नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स को वहां इनवाइट करके और वहां होस्ट करके। तो ये एक तरह से आप कहें कि ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक परिवर्तन आया है यथास्थिति में जो अब तक बनी हुई थी कि बाहर से कोई ट्रूप्स नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट जब बेलारूस के रास्ते कीव पर अटैक किया गया था 2022 में रूस द्वारा, तब भी बेलारूस के सैनिक जो है वो यूक्रेन की सीमा को क्रॉस नहीं किया था उन्होंने, यानी उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था लेकिन उनको भी वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो ये पहला मूव होगा, और बेलारूस भी अब तक एक्टिवली कोऑपरेट करता रहा है इन द सेंस कि उनको एक तरह से फ्रंट बना के देता है और वहां उसके सैनिक हैं, लेकिन उनको भी बेलारूस के तरफ से अब अटैक नहीं करने दे रहा है, यानी रूसी सैनिकों को। और बेलारूस के कंटेक्स्ट में भी है कि बेलारूस ने वहां न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन्स होस्ट किए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने जब ऐसा किया है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा ग्राउंड लेवल पे इसलिए भी चेंज आएगा क्योंकि ये माना जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया ये कहती है और हम माने ना माने, लेकिन ये फैक्ट है कि 1000 से 1200 सैनिक रोज रूस के मारे जा रहे हैं यूक्रेनियन फ्रंट पे, और उसमें 3,000 ट्रूप्स का भेजा जाना, और कहा यह भी जा रहा है 10 से 12,000 ट्रूप्स भेजे जाएंगे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक साइकोलॉजिकली साउथ कोरिया के लिए खासकर, ईस्ट एशिया में खासकर, ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल मूव है जो नॉर्थ कोरिया ने रूस के पक्ष में किया है। नॉर्थ कोरिया ने जून 2024 में रूस के साथ रक्षा समझौता किया था। नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 12 लाख सैनिक हैं। हालांकि उन्होंने पिछले कई दशकों से एक्टिव कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लिया है। रूस में फौज भेजकर नॉर्थ कोरिया क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, नॉर्थ कोरिया इस समय बहुत बुरे स्थिति में है। वो हालांकि वो दिखाते नहीं है और मीडिया की चूंकि एंट्री वहां नहीं, इसलिए बहुत पता नहीं चलता। वहां अकाल है, वहां कैश की कमी है, और वहां भूखमरी है, जो इसलिए उनको कैश की कमी है और खाद्यान्नों की कमी हो रही है। तो उसकी पूर्ति के लिए रशिया सामने है। हम सब जानते हैं रशिया के पास अनाज के भंडारण और तो एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी सुविधा है। वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड हैं और एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड हैं। तो वो दो चीजें उनको वहां से मिलेगी। तीसरी जो सबसे होगा कि वो टैक्टिकल सपोर्ट होगा। जून 2024 में उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है
जो कि नेटो के पैक्ट की तरह है और जिस तरह नेटो का आर्टिकल 4 कहता है, इनके भी उस संधि में या जो समझौता हुआ है, जो प्रपत्र है, उसमें ये मेंशन है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोनों एक दूसरे के देश में फिजिकली आर्मी या सैनिक भेज सकते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया को एक बल मिलेगा जो अब तक उसको डायरेक्ट सपोर्ट कोई राज्य नहीं कर रहा था। चीन करता है लेकिन उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, और वो कई हद तक उसकी एक सीमा बना दी है कि ये सीमा आप नहीं लांघेंगे, यानी मिसाइल टेस्ट करेंगे तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, रिजेंट करते हैं रादर, और वो न्यूक्लियर जो उनकी कैपेबिलिटी है जब वो बढ़ाने को कहते हैं तो भी वो उसको मना करते हैं। तो ऐसे समय में इस चीज का होना एक संकेत भी देता है कि नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ कैश या अनाज ही नहीं, टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली रूस के नजदीक आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रूस नॉर्थ कोरिया को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे, यानी मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी दे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ कोरिया पर जब अटैक होगा तो रशिया उसको एक अम्ब्रेला की तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बहुत जो अब तक यूरोप का थिएटर था वॉर का, अब वो एशिया थिएटर हो जा रहा है। और एशिया में हम जान ही रहे हैं, खासकर ईस्ट एशिया में साउथ चाइना सी को लेकर तनातनी बनी हुई है, और कई तरह के सामरिक गतिरोध जो इस रीजन में है, अमेरिका का प्रेजेंस, चाइना का प्रेजेंस, साउथ ईस्ट एशियन रीजन का प्रेजेंस, तो उसमें ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लाएगा। लेकिन अब तक ये नहीं डिसाइड किया है नॉर्थ कोरिया ने कि वो यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा कि नहीं। लोग मान रहे हैं कि कुर्स्क में भेजा जा रहा है, जो जहां यूक्रेन ने अटैक किया है और काफी उनकी टेरिटरी को कैप्चर किया है रूस, तो वहां ये भेजा जा रहा है। तो ये परिवर्तन तो लाएगा फील्ड में, इससे बहुत परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा ये बहुत क्लियर नहीं। और इससे सबसे बड़ा फायदा तो नॉर्थ कोरिया को होगा, क्योंकि एक तो उनको मिलिट्री या बैटल फ्रंट पे ट्रेनिंग मिलेगी। आज का दुनियादारी यही समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।